डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मिराकल्स कॉलेज उदयपुर। हम सेकेंड ईयर की इस क्लास में, मैक्रो इकोनॉमिक की क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या प्रारंभ की थी पार्ट 1 में। अब हम कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या का पार्ट 2 आज कर रहे हैं, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने कीन्स के रोजगार सिद्धांत की जो व्याख्या की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए कीन्स के रोजगार सिद्धांत में सभी स्वतंत्र एवं परस्पर आश्रित घटकों का चित्रण एक तालिका के द्वारा स्पष्ट करते हैं। इस एक तालिका से आपको कीन्स के रोजगार सिद्धांत एक दृष्टि में एट अ ग्लांस आप देख पाएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और कीन्स का रोजगार सिद्धांत को, इसकी व्याख्या को समझने में हमें मदद करते हैं। तो सबसे पहले कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में आय, उत्पादन एवं रोजगार का जो सिद्धांत है उसमें ये बताया कि आय उत्पादन एवं रोजगार पर निर्भर है। कीन्स का जो ये रोजगार सिद्धांत एट अ ग्लांस है, इसमें आय, उत्पादन एवं रोजगार पर निर्भर है। और ये आय, उत्पादन और रोजगार किस पर निर्भर करते हैं? प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करते हैं। और ये जो प्रभावपूर्ण मांग है ये दो फैक्टर्स पर निर्भर करती है। इम्पॉर्टेंट है ये, इट इज समस्त मांग फलन, जिसको हम एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कहते हैं, ADF कहते हैं, या समस्त पूर्ति फलन, जिसको ASF कहते हैं, या एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन कहते हैं। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि आय, उत्पादन तथा रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, और प्रभावपूर्ण मांग समग्र पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। किंतु समग्र पूर्ति फलन, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, अल्पकाल में स्थिर होने से प्रभावपूर्ण मांग का प्रमुख निर्धारक तत्व समग्र मांग फलन रह जाता है। समस्त पूर्ति फलन अल्पकाल में स्थिर रहता है, इसलिए जो प्रभावपूर्ण मांग है वो मुख्य रूप से समस्त मांग फलन पर निर्भर करती है। समस्त मांग फलन में वृद्धि से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि संभव है। अतः प्रभावपूर्ण मांग, उपभोग व्यय, प्रभावपूर्ण मांग किस पर निर्भर करती है? उपभोग व्यय, विनियोग और सरकारी व्यय पर निर्भर करती है। उपभोग व्यय भी फिर से दो तत्वों पर आश्रित है, से आय का आकार और उपभोग की प्रवृत्ति। जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग बढ़ता है, और उपभोग करने की प्रवृत्ति कैसी है उस पर भी उपभोग निर्भर करता है। आय का आकार, दिस इज वाई, आय का आकार सापेक्षिक रूप से स्वयं दूसरों पर आश्रित घटक है, जबकि उपभोग की प्रवृत्ति, औसत प्रवृत्ति C/Y, उपभोग की जो प्रवृत्ति है ये दो घटकों पर निर्भर करती है। उपभोग की औसत प्रवृत्ति यानी C/Y, और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी ΔC/ΔY के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए व्यक्ति स्वयं एवं समाज के लिए एक आधारभूत सत्य है कि समाज में आय वृद्धि के साथ साथ उपभोग व्यय भी बढ़ता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग बढ़ता है, किंतु उपभोग व्यय में वृद्धि की औसत दर और सीमांत दर से कम होती है। अतः कुल उपभोग व्यय व आय के अंतराल को पाटने के लिए विनियोगों में वृद्धि का सहारा लिया जाता है। तो अल्पकाल में ये स्थिर रहती है। इसकी वजह से केवल जो समस्त मांग फलन है वो उपभोग के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन ये कम होने की वजह से विनियोग का सहारा भी लेना जरूरी है।
अब ये विनियोग किस किस पर निर्भर करता है। कीन्स ने आगे बताया कि विनियोग की मात्रा भी दो बातों पर निर्भर करती है, जिसमें पहला है ब्याज दर और दूसरा है पूंजी की सीमांत उत्पादकता या पूंजी की सीमांत कार्य कुशलता पर निर्भर करता है। पूंजी की सीमांत कुशलता स्वयं दो बातों पर निर्भर करती है। पूंजी की सीमांत कुशलता दो भागों पर निर्भर करती है। पहला है पूंजी की प्रतिस्थापना लागत, प्रतिस्थापन व्यय, पूंजी की का प्रतिस्थापन व्यय या पूंजी की प्रतिस्थापना लागत, और दूसरा पूंजी पर मिलने वाले लाभ की आशा, पूंजी पर संभावित लाभ की आशा जो सामान्यतः अल्पकाल में स्थिर रहती है। अतः मंदी एवं अकाल में ए तथा बी, प्रथम और द्वितीय, में से कोई भी तीव्रगामी परिवर्तन संभव नहीं लगता। मंदी काल में या अल्पकाल में इनमें से किसी भी चीज़ को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी विनियोग पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है, लेकिन अल्पकाल में इसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तो विनियोग भी मुख्य तौर पर किस पर निर्भर करता है? ब्याज की दर पर। अतः विनियोग में वृद्धि का एकमात्र विकल्प ब्याज दर है, किंतु ब्याज दर भी दो बातों पर निर्भर करती है। ब्याज दर भी दो बातों पर निर्भर करती है। पहला द्रव्य की तरलता पसंद की और दूसरा मुद्रा की मात्रा। द्रव्य की तरलता पसंदगी मुद्रा की उस मांग को कहते हैं जिसे व्यक्ति अपने पास नकद के रूप में रखना चाहते हैं। यानी तरल द्रव्य की तरलता पसंदगी जो लोग अपने पास नकद के रूप में रखना चाहते हैं। यह भी मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करती है। पहला, लेन देन का उद्देश्य, यानी लेन देन के लिए व्यक्ति अपने पास कितना पैसा रखता है वो भी उसकी आय पर निर्भर करता है। यानी लेन देन का उद्देश्य L इज फंक्शन ऑफ Y, Y मीन्स इनकम। फिर दूसरा है सतर्कता का उद्देश्य। सतर्कता का उद्देश्य भी इनकम पर निर्भर करता है। जितनी इनकम ज़्यादा होती है, लोग सतर्कता की दृष्टि से भी अपने पास नकद रखना पसंद करते हैं। और तीसरा है सट्टे का उद्देश्य। नकद रखने के लिए भी नकद भी लोग सट्टे के उद्देश्य से अपने पास रखते हैं, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर पर निर्भर करती है। तो प्रथम दो उद्देश्य यानी लेन देन का उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य आय पर निर्भर करते हैं, और तीसरा जो सट्टे का उद्देश्य है, ये सट्टे का जो उद्देश्य है ये ब्याज दर पर निर्भर करता है। तो इसका एक फाइनल इक्वेशन बनता है L इज फंक्शन ऑफ L1y प्लस L2r। L इज फंक्शन ऑफ यानी जो द्रव्य के तरलता पसंदगी L है, उसका एक पार्ट जो लेन देन का उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य है वो आय पर निर्भर करता है, और जो सट्टे का उद्देश्य है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। इसी में हम आगे चलें। अतः कीन्स के अनुसार द्रव्य की तरलता पसंदगी भी एक ऐसा घटक है जिसमें अल्पकाल में तीव्रगामी परिवर्तन संभव नहीं लगता। यही कारण है कि कीन्स ने विनियोग वृद्धि हेतु ब्याज दर में कमी करने के लिए तरलता पसंदगी की अपेक्षा मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन व वृद्धि पर जोर दिया। यानी दूसरा पार्ट जो विनियोग जिस पर निर्भर करता है, दैट इज़ मुद्रा की मात्रा, जिसे हम अल्पकाल में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो कीन्स के अनुसार विनियोग बढ़ाने के लिए विनियोग ब्याज दर पर निर्भर करता है, और ब्याज दर तरलता पसंदगी पर निर्भर करता है और मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करता है, लेकिन तरलता पसंदगी अल्पकाल में स्थिर रहती है। तो कुल मिलाकर मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करके ही विनियोग को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने मुद्रा की मात्रा में वृद्धि द्वारा ब्याज दरों में कमी की सलाह दी,
क्योंकि उनके अनुसार ब्याज दरों में कमी से निवेशों को बढ़ावा मिलेगा और विनियोगों में वृद्धि से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगी, जिससे आय व रोजगार में वृद्धि होगी और ये चक्र चलता रहेगा। तो मुद्रा की मात्रा जो है वो भी दो चीज़ों पर निर्भर करती है, वास्तविक मुद्रा और साख मुद्रा, और ये दोनों M1 और M2 ये सरकार की मौद्रिक नीति पर निर्भर करते हैं। तो सरकार अगर लिबरल मौद्रिक नीति अपनाती है जिसकी वजह से मुद्रा की मात्रा को बढ़ाती है, उससे ब्याज की दरों में कमी होती है और उस ब्याज की दरों में कमी होने से निवेशों को बढ़ावा मिलता है और उससे विनियोगों में वृद्धि होती है, जिससे प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है और जिससे आय व रोजगार में वृद्धि होती है और ये चक्र इस प्रकार से आगे चलता रहता है। तो ये कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या इस टेबल के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आई थिंक ये टेबल आपको एक बहुत ही ब्रीफ नोट है जो आपको कीन्स के रोजगार सिद्धांत को एक नज़र में, एट अ ग्लांस, एक दृष्टि में आपको पूरी कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या को एक्सप्लेन करता है। होप आपको ये समझ आया होगा। सो आप इसको प्लीज़ रिवाइज कीजिए एंड थैंक यू सो मच। और कीन्स के रोजगार सिद्धांत का जो सारांश है और इसके जो समीकरण हैं, इनको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं।